starting with a new question and a new concept. I would like to have the discussion of the concept first before we proceed for the question. I would like to discuss the concept first before I start with the question. Let us say that there is a company called ABC Limited. This company is issuing debentures at the rate of 12% for a time period of 20 years. Now, जब भी कोई कंपनी से द फंड रेज करता है मार्केट से, तो उसके पहले उन्होंने क्या एक्सरसाइज किया होता है, उसके पहले उन्होंने क्या होमवर्क किया होता है। सबसे पहले एबीसी लिमिटेड ने ऐसा देखा होगा कि ये जो पैसा हम लोग मार्केट से उठा रहे हैं वो हम लोग कहाँ पे लगाएंगे। दैट इज व्हाट्स द काइंड ऑफ एक्सरसाइज दैट दे हैव डन। जो भी हमको इन्वेस्टमेंट करना होता है उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो बिफोर रेजिंग द फंड्स थ्रू डिबेंचर्स विच इज ऑफ कोर्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड, कंपनी ने ऐसा ऑलरेडी इवैल्यूएट किया होगा कि हमको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे का जरूरत है। सपोज आपको अपना फैक्ट्री का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए यू कैन नॉट रेज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ही लेना पड़ेगा। दैट इज वेरी सिंपल। सेकेंड थिंग, लिसन केयरफुली, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट से कंपनी ने ऐसा इवैल्यूएट किया होगा कि डेट प्रपोर्शन और इक्विटी प्रपोर्शन, what is the balance that it should have. Too much debt financing is not good. Too low debt financing, you will not be able to get the advantage of the trading on equity. इसलिए हमको डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना रखने का वो हमको यहाँ पे डिसाइड करना है, और कंपनी ने ये ऑलरेडी डिसाइड करके रखा होगा, एंड ओनली आफ्टर दैट कंपनी ने ये डिसाइड किया होगा दैट वी विल गो फॉर इश्यू ऑफ द डेट फाइनेंसिंग। तो टेकिंग इनटू अकाउंट द करंट मार्केट सिचुएशन, कंपनी ने क्या किया, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिबेंचर्स इशू किया फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 20 इयर्स। ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर। ऑफ कोर्स हम लोग हमेशा ऐसा बेस्ट एफर्ट करेंगे कि भी हमारा कॉस्ट कम है। सो टेकिंग इनटू अकाउंट द बेस्ट क्रेडिट रेटिंग दैट वी कैन ऑब्टेन, टेकिंग इनटू अकाउंट द मार्केट सिचुएशन, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा कंपनी विल ट्राई टू बार्गेन फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट सो फार पॉसिबल। बट बियॉन्ड द पॉइंट आप बार्गेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में जो रेट चल रहा है वो आपको देना ही पड़ेगा, है ना। मार्केट में जो रेट चल रहा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो लेट अस से दैट से टेकिंग इनटू अकाउंट द करंट मार्केट सिनेरियो, यू हैव ऑफर्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12%। जो भी आपको पैसा मिला वो आपने अच्छी तरह से बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, और ऑलरेडी आपने ये इवैल्यूएट करके रखा है कि वो बिजनेस में पैसा डालने से हमको फायदा होगा। ये चीज को 5 साल हो गए। 5 साल के बाद मार्केट का सिचुएशन ऐसा है कि हमारे जैसे डिबेंचर्स ही मार्केट में बिक रहे हैं, इन विच द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज ऑफर्ड टू द इन्वेस्टर फ्रेश इज ओनली 8%। हमारे जैसे डिबेंचर्स मार्केट में दैट इज से बिक रहे हैं विद द सेम काइंड ऑफ द फैसिलिटीज दैट से वी प्रोवाइड, दैट इज इतना मॉर्गेज होगा, समथिंग लाइक दैट, और उसमें सब लोग सिर्फ 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। मेरा जो एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स है उस पर मेरे को 12% देना पड़ता है। अगर मैं ऐसा सोचता हूं दैट से लेट मी परचेज द डिबेंचर्स फ्रॉम द मार्केट एंड कैंसल इट, कैन आई? यस आई कैन। बट इन दैट केस क्या होगा, मेरा ये जो डिबेंचर्स होगा ना वो मार्केट में प्रीमियम पे प्रिवेल कर रहा होगा, इन अ वे दैट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द इन्वेस्टर्स, सो द प्राइस वुड बी एट प्रीमियम। तो मुझे क्या होगा, मुझे नुकसान होगा, बिकॉज आई हैव टू परचेस इट एट अ हायर रेट। तो बेसिकली ऐसा कंपनी मेरे को एकदम दुख होता है कि मेरे को ये चुभता है कि मेरे को 12% देने का, सब लोगों को 8% पे फाइनेंसिंग मिल रहा है। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि ये जो मैंने डिसीजन लिया था वो डिसीजन गलत था? नहीं, डिसीजन तो सही था।
क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए और आपने लॉन्ग टर्म को फाइनेंसिंग किया, आपने डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन देखा और उस हिसाब से डेट रेज किया, आपने जो कैपिटल बजटिंग का पूरा से जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस था वो किया, और उसके ऊपर से आपको लगा कि हाँ ये पैसा मुझे रेज करके बिजनेस में लगाना चाहिए क्योंकि बिजनेस में मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये सब डिसीजन सही थे, उसके बावजूद मेरे को लग रहा है कि अरे यार मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है। दिस इज व्हाट्स द काइंड ऑफ लाइक द point which I'm feeling at this point of time, if at all the rate of interest is falling in the market after a certain time. Now going one step ahead, listen carefully. So what happens, I'd say I don't have a choice but to continue. However, not in India but in foreign countries, the companies are allowed to issue the security with callable feature in order to mitigate this risk. कैसे, वो मैं समझाता हूं। वापस 5 साल के पहले जाते हैं। एबीसी लिमिटेड क्या करेगा? एबीसी लिमिटेड 20 साल के लिए सिक्योरिटी इश्यू करेगा जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 12%। बट एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ द सिक्योरिटी ओनली, कंपनी ऐसा इन्वेस्टर को बता देगा दैट इन बिटवीन एट एनी टाइम आई हैव राइट ऑफ रिडम्पशन, इन बिटवीन आई हैव राइट ऑफ रिडम्पशन। राइट ऑफ रिडम्पशन का मतलब ये है नॉट ऑब्लिगेशन ऑफ द रिडम्पशन, यानी कि मेरे पास राइट है कि मैं रिडीम कर सकता हूं बीच में, बट ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि मेरे को रिडीम करना ही पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। ओके, तो ये राइट ऑफ रिडम्पशन की वजह से क्या होगा वो अभी सोचते हैं। राइट ऑफ रिडम्पशन की वजह से ऐसा होगा कि एबीसी लिमिटेड जो है उसके लिए ऐसा होगा दैट जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में गिरेगा, then in that case it will borrow fresh from the market at the rate of 8% to redeem the existing debt financing of 12%. क्या किया? जो existing debt financing है ना, से उसको redeem करने के लिए नया debt financing 8% का रेज किया। 8% पे नए डिबेंचर्स इशू किए for a time period of 15 years to redeem the existing debentures at the rate of 12%. This is the way, say, ABC Limited can add, say, a call feature at the time of issue of the security. अच्छा, और आगे चलते हैं ये डिस्कशन में। यही सिचुएशन में इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो। इन्वेस्टर क्या सोचेगा? अरे भाई तुम्हारी तो बात कैसी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो गया तो आप झटके आके हमको रिडीम कर देते हो, हमारा पैसा वापस कर देते हो। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में सपोज कि 12% का 14% हो जाता है, तब आप गुम हो जाते हो। यानी कि जब हमको फायदा होने वाला है तो आप हमारा फायदा ले लेते हो, और जब हमको नुकसान हो रहा है तो नुकसान दे रहे हो। तो भाई हमको आपकी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, भाई रहने दो। बिकॉज द सिक्योरिटी इज इश्यूड इन सच अ वे so that say if at all the rate of interest is falling in the market, you will do early redemption, and if at all the rate of interest is going up, then in that case you don't redeem, you continue with the debentures. Why? Because we are incurring the loss, so we don't want to invest in such kind of security. तो इसका भी बीच का रास्ता क्या निकाला जाए? तो जनरली ऐसी सिक्योरिटीज में ऐसा होता है that say when you add the call feature, then in that case, say you have to give an assurance of the premium to be paid in case of early redemption. यानी आप क्या बोलोगे? आप ऐसा बोलोगे, during this 20 years time period, I have a right to redeem the security. However, when we redeem the security in between, we will give you call premium. Otherwise, we will not give premium to you. यानी अगर हमने आपको 20 साल तक इंटरेस्ट दिया, ये
तो उस केस में हम लोग आपको कोई प्रीमियम नहीं देंगे, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रिडीम इन बिटवीन, if at all the market rate of interest is falling down. So in that case, say we will give you the premium for early redemption of the security. ऐसा हम लोग समझते हैं. अच्छा, तो सर अभी हमको करने का क्या है, मैं आपको समझाता हूं. We will be provided with a set of the information जिसमें एक कंपनी ने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड इश्यू करके रखा है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड इश्यू करके रखा है इन अ वे दैट से वी आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. 5 साल हो गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में गिर चुके हैं, एंड वी आर कंसिडरिंग रीशेड्यूलिंग ऑफ द डेट फाइनेंसिंग. यानी हम लोग ऐसा करने का सोच रहे हैं क्या कि नया डेट फाइनेंसिंग ले एट द रेट ऑफ 8% फॉर 15 ईयर्स टू रिडीम द एग्जिस्टिंग डेट फाइनेंसिंग ऑफ 12%. हम लोग ऐसा सोच रहे हैं. ऐसा करने की वजह से क्या होगा, लिसन केयरफुली, कुछ फायदे होंगे, और कुछ कॉस्ट होगा. फायदा क्या होगा, फायदा सिंपल है, सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट, जिसके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं. अच्छा, नुकसान क्या होगा, हमको प्रीमियम पे करना पड़ेगा जो अदरवाइज पे नहीं करने वाले थे. फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा होगा नए सिक्योरिटी का, ये जो नया डेट फाइनेंसिंग लिया. In a way that say we are supposed to take into account say certain advantages and certain cost, we have to make a kind of comparison. और अगर फायदा ज्यादा है in comparison to the cost, तो हमको डेट रीशेड्यूलिंग करना चाहिए, हमको डेट रीशफल करना चाहिए. अगर नहीं, then in that case हमको डेट को रीशेड्यूल करना नहीं चाहिए, ऐसा हम लोग समझते हैं. I request all of you to write down answer. Heading, write down. Debt rescheduling. उसमें लिखो whenever a company is raising long-term debt financing, comma, it has a risk of falling rate of interest in market. Second point, in this case the company may issue debt financing with call feature. Full stop. It means the company can A, redeem the security in between full stop. B, usually
premium is offered for early redemption. Third point, the company will exercise its right of early redemption in a situation where rate of interest is falling in the market. Full stop. Fourth point, premium is offered in case of early redemption because investors have loss since rate of interest prevailing in market is falling down. Fifth point, we are going to learn decision making that whether the company should continue with existing debt finance for remaining years full stop. I'm sorry, comma, or issue new debt finance at a lower rate for remaining years to redeem existing debt finance full stop.
with paragraph written down, there will be an advantage of savings of financial charges, comma, against that cost of premium to existing debt financers and flotation cost for new debt financing. Full stop. Along with that, tax effect on all of them. यानी क्या, इन सब का टैक्स इफेक्ट भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इनिशियली हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने वाले हैं जिसमें हम लोग बेसिकली जस्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कैश फ्लोज कैसे होगा, और फिर हम लोग ये कोर डिसीजन मेकिंग में जाएंगे। तो इनिशियल क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, जिसमें एग्जैक्टली ये पॉइंट कवर नहीं होगा जो मैंने अभी आपको लिखवाया। एक्स लिमिटेड हैज इश्यूड डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख। तो एक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है जिन्होंने 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड इज 12%, कूपन रेट है 12%। इट इज इशूड, हाईलाइट द पोर्शन, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल के लिए सिक्योरिटी को इशू किया गया है। इनकम टैक्स रेट है सिर्फ 40%। रिडम्पशन ऑफ द सिक्योरिटी विल बी एट फेस वैल्यू, यानी 1 लाख रुपए में हम लोग उसको रिडीम करेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट फॉर द इश्यू वाज ₹20,000। तो सिक्योरिटी को फ्लोट करने का खर्चा, अंडरराइटिंग कमीशन आ गया, पेमेंट टू मर्चेंट बैंकर आ गया, देन वी अंडरस्टैंड दैट से जो भी लीगल चार्जेस है वो आ गए, लिस्टिंग का फीस आ गया, वो सब जो कॉस्ट होता है वो। इट इज रिक्वायर्ड टू बी अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 2 years। उसको 2 साल में राइट ऑफ किया जाएगा। कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फॉर द इश्यू ऑफ द डिबेंचर। तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डेट से ये जो हम लोग डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं उसका आपको नेट कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन। चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलोंग विथ मी। मैं आपको धीरे धीरे समझाता जाता हूँ, बहुत सिंपल है। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ annual amortization of flotation cost। तो फ्लोटेशन कॉस्ट को हमको एनुअली क्या करना है, राइट ऑफ करना है। फ्लोटेशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, 20,000 रुपए। टाइम पीरियड कितना है, 2 साल। तो आंसर कितना आएगा, 10,000 रुपए। तो ईयरली राइट ऑफ करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट को 10,000 रुपए। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ रिकरिंग कैश फ्लो। देखो, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है हमको कि 1 लाख रुपए, उसका 12%, यानी 12% का इंटरेस्ट होगा। सो वी विल बी हैविंग से द ईयर 1, फर्स्ट ईयर क्या बना रहा हूं मैं, उसमें मैं लिख रहा हूं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट।
पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लिखेंगे? 1 लाख इंटू 12%, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 12,000। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? अमोर्टाइजेशन ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000। इन दोनों का टोटल जो है दैट इज एक्सपेंस बिफोर टैक्स। यानी 22,000 रुपए। इनकम टैक्स का रेट सिर्फ 40% है, तो एक्सपेंस आफ्टर टैक्स वो क्या हो जाएगा? 60%। सो 22,000 इंटू 0.6 दैट इज 13200। सी फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? एक नॉन कैश आइटम है, इसलिए उसको क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। उसके ऊपर से क्या करेंगे? नेट कैश फ्लो, that is 3,200. This is what we understand is a recurring cash flow for the year 1 and year 2 का करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का सेम होगा। तो ये रिकरिंग कैश फ्लो हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का। उसके ऊपर से क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ NCF। NCF का मतलब क्या है? नेट कैश। उसमें क्या करेंगे? ईयर 0, ईयर 1 एंड ईयर 2। ये 3,200 फर्स्ट ईयर के एंड का और सेकेंड ईयर के एंड का। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? रिडम्पशन वाली 1 लाख का आउटफ्लो, और यहां पे लिखेंगे इश्यू प्राइस, उसमें 1 लाख का इनफ्लो। फर्दर ईयर 0 में दैट इज अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 20,000। तो उसके ऊपर से हमारा फाइनल आंसर आएगा नेट कैश फ्लो। इसको मैं रिकरिंग कैश फ्लो कर देता हूं। तो देखो फ्रेंड्स, नेट कैश फ्लो में क्या होगा? ईयर 0 में 80,000 का इनफ्लो, एंड ऑफ ईयर 1 में 3,200 का आउटफ्लो, और एंड ऑफ ईयर 2 में 1,03,200 का आउटफ्लो। ऐसा करके हमारा नेट कैश फ्लो होगा फ्रॉम ईयर 0 टू सेकेंड ईयर एंड। तो बेसिकली क्वेश्चन हम लोग ऐसा समझते हैं कि ईयर 0 में हमने डिबेंचर्स इशू किया फॉर एन अमाउंट ऑफ 1 लाख, तो वो हमको मिला पैसा। उसके साथ साथ हमको फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा हो गया 20,000, दैट इज आउटफ्लो। एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू प्रिपेयर द कैश फ्लो सीरीज। फिर हमने एंड ऑफ ईयर 1 इंटरेस्ट पे किया, 20,000 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट है, 2 साल में राइट ऑफ किया तो 10,000 का फ्लोटेशन कॉस्ट। सो दिस इज द अमाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। उसका 40% का टैक्स सेविंग मिलेगा, तो 60% हमारा एक्सपेंस आफ्टर टैक्स होगा। उसमें क्या करेंगे? फ्लोटेशन कॉस्ट को ऐड बैक करेंगे, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। दैट इज द वे वी हैव द नेट कैश फ्लो, दैट इज 3,200। नेट कैश फ्लो में कैसे किया जाएगा? रिकरिंग कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर का 3,200। सेकेंड ईयर के एंड में रिडम्पशन वैल्यू आएगा 1 लाख का। ईयर 0 में हमको मिलेगा इश्यू प्राइस अगेन 1 लाख का, फ्लोटेशन कॉस्ट, और ये नेट कैश फ्लो हो गया। फ्रेंड्स, हमको पूछा नहीं है, पर हम लोग लॉजिकली ऐसा समझते हैं कि ये जो कैश फ्लो सीरीज है ना, उसका जो IRR होगा ना, दैट इज द कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग टू द कंपनी। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड लॉजिकली, बट दिस इज ओनली अ क्वेश्चन व्हिच इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू इट so that so you can have understanding of the cash flow pattern.